let's continue with the last theory session of this particular topic, and then we will move on to the numerical. But this is going to take a while because we are going to discuss in detail what we will be calling as the third mode of heat transfer, also known as radiation. As I already discussed in our previous videos, that this particular heat transfer depends only on the electromagnetic waves, and these waves does not require any medium for their propagation, and that is why even though there is no medium in between earth and sun, we get solar radiation, है ना, because solar radiations are also type of electromagnetic waves. Also you have to remember that we cannot see these particular radiation because these are out of our visible spectrum. हम लोग ये वेवलेंथ को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे आइज कैपेबल ही नहीं है रेडिएशंस को सेंस करने के लिए. बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थर्मल सेंसर्स, राइट? ये थर्मल सेंसर्स इन्हीं रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, एंड यूजिंग दोज रेडिएशन यू कैन इवन डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, तो देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, pyrometer. Now this is just for your general knowledge. The purpose of the pyrometer is to detect the temperature of an object without even touching it. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास नॉर्मल थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर से टेम्परेचर लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको बॉडी से टच करना पड़ता है ना. तो अभी रिसेंटली कोरोना आउटब्रेक में तुम लोगों ने देखा होगा थर्मल स्कैनर. सो व्हाट डज दिस थर्मल स्कैनर डू? इट इज़ वेरी एक्यूरेट थर्मल सेंसिंग डिवाइस. सो अगर आपकी बॉडी हीटेड है तो आपकी बॉडीज रेडिएशन छोड़ती है, हाँ, बिकॉज हीट ऑलवेज ट्राई टू ट्रैवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सो आपके बॉडी से हीट बाहर की तरफ जाएंगे. ये रेडिएशन वो जो सेंसर है वो पिक कर लेता है, जो आपके फोरहेड के पास रखते हैं, एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर रेडिएशन हम लोग सेंस कर पाते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है. जस्ट लाइक दैट पायरोमीटर ऐसा डिवाइस है जो विदाउट टचिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी रेडिएशन को सेंस करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दोज रीडिंग हम लोग ये केस कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट इज रेडिएशन. अभी क्यों ना हम लोग एक सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करें, विजुअलाइजेशन करें. इमेजिन इट दिस वे, आई हैव अ बॉडी लाइक दिस. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर हम लोग अलग अलग हीट रेडिएट करने वाले, बट लेट्स से अभी रेडिएशन वाला हीट है, तो अभी मैंने ना एक हीट इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया. सो दिस इज माय नॉर्मल क्यू. अभी होगा क्या, इस हीट के साथ तीन चीज़ें होने वाली है. इसमें से कुछ हीट रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं, क्योंकि सारी की सारी हीट थोड़ी ना बॉडी ऑब्जॉर्ब कर पाएगा. कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, सो क्यू एब्जॉर्ब, and some amount of heat will be directly transmitted. ट्रांसमिट होना मतलब आर पार जाना, एब्जॉर्ब होना मतलब बॉडी स्टोर करके रखती है उस हीट को, समझ रहे हो. एंड रिफ्लेक्ट तो आपको पता ही है क्या होता है रिफ्लेक्ट में. सो दिस इज एब्जॉर्ब एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्यू रिफ्लेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग्स. सो कुछ अमाउंट का हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, ट्रांसमिट. बट अगर तुम लोग ओवरऑल प्रोसेस देखोगे देन यू विल रियलाइज, अगर मैथ्स आता है सिंपल सा, तो मैथ्स क्या बोलता है कि Q दैट इज टोट हीट गिवन विल बी इक्वल टू डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, दैट इज Q रिफ्लेक्टेड QR, Q absorbed QA, and Q transmitted QT. Okay, now what I can do from this particular section is that dividing by Q on both sides. So as soon as I divide this entire segment by Q, I'll get something like this. I'll get Q by Q is equal to QR by Q plus QA by Q is equal to plus QT by Q. सो ये जो Q by Q है दैट विल बी कन्वर्टेड टू 1. देन QR by Q को हम लोग रिप्लेस करेंगे R से, QA by Q को रिप्लेस करेंगे A से, एंड QT by Q को रिप्लेस करेंगे हम लोग T से. सो हमें मिलता है 1 रैट. क्यों ना हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं एक ऐसे फॉर्म में.
So we get 1 is equal to A plus R plus T, 1 आर्ट. अभी ये A क्या है? तो A था कोइफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड इसको हम लोगों ने कैसे निकाला था? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टोटल हीट. क्या बोलो? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टोटल हीट इज व्हाट वी कॉल एज A. सो A को नामकरण करते हैं अभी हम लोग. सो A इज नोन एज कोइफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिविटी. मतलब कितने इफेक्टिवली कोई चीज एब्जॉर्ब करती है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं. हाउ डू यू डिफाइन दैट ए? इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टोटल हीट. सो यू कैन राइट ए एज क्यू ए. You can also write it as QA by Q. Just like that you can define every other quantity. जैसे R क्या होता है? Coefficient of reflection. So that is nothing but amount of heat reflected per unit total heat. Then what will be coefficient of transmission? Amount of heat transmitted per unit total heat. So क्यों ना हम लोग ये सारी चीज़ों को मेंशन करें. So R is कोइफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर थर्मल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिविटी. एंड हाउ वी आर गोइंग टू शो इट? वी आर गोइंग टू शो इट एज R इज इक्वल टू QR by Q. Then there is T, which is also known as coefficient of transmission, and what we call it otherwise is transmittivity. Okay, and it is denoted by QT by Q, that is amount of heat transmitted per unit heat, total heat. So यहाँ से मुझे एक बहुत important सा formula मिला है, and that particular formula is this, that is 1 art. Always remember that 1 art. Okay, now we will study different kind of body that are present or that are known. The first thing that we will be study will be black body. Now black body is such kind of body that absorbs all, reflects nothing. तो इस बॉडी को हम लोग अदरवाइज कैसे बोलते हैं? ऐसा बॉडी जो सब का सब एब्जॉर्ब करता है. तो अगर वो सब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स उसका कोइफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा 100%, और वी कैन राइट इट एज 1. सो ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू 1 हो जाता है. तो अगर ए का वैल्यू 1 हो रहा है तो अल्टीमेटली आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. टी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. एंड देन ओनली यू कैन से दैट ए प्लस आर प्लस टी विल बी इक्वल टू 1, दैट इज आर टी इज इक्वल टू 1, है ना? अगर आर 0 एंड टी 0 नहीं हुआ तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज. परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये चीज़ है. ओके, देन instead of this black body I can write it as perfect black body. So let me write this as perfect black body. It absorbs all. Now next thing that we are going to see इज़ परफेक्ट वाइट बॉडी. जैसे हम लोग के पास कंसेप्ट है ना, अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट है तो वाइट होल होगा, वैसे ही अगर ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट है तो वाइट बॉडी भी होगा ना. सो परफेक्ट वाइट बॉडी क्या करती है? इट रिफ्लेक्ट्स ऑल. ये कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती, कोई भी चीज़ ट्रांसमिट नहीं करती, सारी की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट A इज इक्वल टू 0, एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट 100% करेगी एंड ट्रांसमिट 0 करेगी, है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट वाइट बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम अदर बॉडीज ऑल्सो, जस्ट लाइक वन बॉडी इज नोन एज ओपेक बॉडी. तो ओपेक बॉडी का पर्पज़ क्या है? ओपेक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते, है ना? तो ओपेक बॉडी ट्रांसमिट नहीं करता, नो
ट्रांसमिशन। तो अगर वो बॉडी ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है तो उसका टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिर्फ टी का वैल्यू ज़ीरो होगा गाइस, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, बाकी सारे वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाले। सो वी विल गेट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नाउ डू यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज आर शुड बी इक्वल टू 1 और टी के जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा, सो ए प्लस आर विल बी वॉट 1 सिंस टी इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप तुम लोग को ये अंडरस्टैंड हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। तो ओपेक बॉडी के लिए ए प्लस आर का वैल्यू 1 होता है। ऐसे ओपेक बॉडी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस पर्टिकुलर बॉडी एज एथरमेनस सब्सटेंस। व्हाट डू वी कॉल दिस बॉडी एज, एथरमेनस substance. Okay, there is also what we call as there is also what we call as diethermanous substance. So diethermanous substance मतलब क्या होता है कि उससे हीट ट्रांसमिट होता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट वाइट बॉडी, ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती, तो मेरे पास उसका एग्जांपल नहीं है। दीज आर आइडियल कंसेप्ट, बट आई डू हैव एग्जांपल्स ऑफ ओपेक बॉडी या फिर व्हाट यू आर कॉलिंग देम एज एथरमेनस सब्सटेंस, जो ट्रांसमिट नहीं करती। तो इसके एग्जाम्पल है मेटल्स सॉरी like copper, then there is iron, then there is even one interesting example known as water vapor. Have you heard about it? water vapor से ना आर पार नहीं दिखता। अगर तुम लोग sufficient amount of water vapor जमा कर लो ना तो उसके आर पार हमें चीज़ें नहीं दिखती। okay, so this is what the example of opaque bodies are या फिर एथरमेनस substance are. Why don't we consider diethermanous substance? So let's find out diethermanous substances. Now these diethermanous substances are those substances जिसमें ट्रांसमिशन होता है। ओके, सो दीज आर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसमिशन तुम लोग विजिबल लाइट की तरह मत देखो। दिस आई एम नॉट कंसिडरिंग लाइट वेव्स, आई एम कंसिडरिंग हीट वेव्स। सो नेक्स्ट, diathermanous substance, the substances which are transparent to heat. Okay, so I can write these are through such substances heat can be easily transmitted. सो दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस के लिए ट्रांसमिटिविटी इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, है ना। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, समझ लेना इसको। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन ड्राई एयर है, आर पार आराम से हीट ट्रांसमिट होती है इनमें से। देन ग्लास है, ओके, देन क्वार्ट्स है। अभी बोलोगे सर आपने तो बोला था ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट मैं बोल रहा था कि ग्लास यहाँ से यहाँ अलग किसी वे से नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, कंडक्ट नहीं कर सकता हीट, वो समझ रहे हो। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट हीट रेडिएशन तो मीडियम हो ना हो आराम से जाते ही है ना। तो ग्लास वाले बिल्डिंग में तुम लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं जो ग्लास से बने होते हैं, तो उसके अंदर भी तो हीट जाती है ना सम अमाउंट में, बट मॉडरेट अमाउंट में हीट जाती है। ओके, एंड यू कैन रिमेंबर इट एज अ नोड, अ डायथरमेनस बॉडी इज नेदर अ गुड एब्जॉर्बर नॉर अ गुड रिफ्लेक्टर। ओके, तो इसमें कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ए का भी वैल्यू होगा, आर का भी वैल्यू होगा। सो द नोट इज दिस, a diethermanous body is neither a good absorber
नॉर अ गुड रिफ्लेक्टर। तो डायथर्मस बॉडी कभी भी तुम लोग को 100% एब्जॉर्प्शन नहीं देगी, कभी भी तुमको 100% रिफ्लेक्शन नहीं देगी। अभी हुआ ये कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल तुम लोग बोलोगे कि ब्लैक होल है, बराबर ना, बट इज़ इट पॉसिबल कि तुम लोग लेबोरेटरी में ब्लैक बॉडी क्रिएट कर पाओगे? समझो, मतलब एक ऐसी बॉडी जो ऑलमोस्ट एवरी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ बाहर ही नहीं दे रही है, ना ट्रांसमिट कर रही है ना रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या ऐसी बॉडी एग्जिस्ट है? क्या हम लोग ऐसी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं? तो फेरी करके एक बंदा था, उसने लेबोरेटरी में वो ब्लैक बॉडी क्रिएट की। नाउ हाउ ही डिड दैट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, लेट्स स्टडी व्हाट वी कॉल एज फेरीज ब्लैक बॉडी। तो फेरीज ब्लैक बॉडी के लिए मुझे वो ब्लैक बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाई डोंट आई क्रिएट अ ब्लैक बॉडी? Okay, now it's perfect. So we have a ring like structure. Actually ये ना स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल शेप्स होते हैं, मतलब बेसिकली स्पीयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर। देन नेक्स्ट, इसके अंदर मैं कुछ होल क्रिएट करने वाला। So I'll get a structure like this. Okay, so this is my overall structure. कभी कभी कैसे होता है ना, ये जो है ना, ये जो आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कभी कभी ये स्ट्रक्चर है ना सिंपली ऐसे होता है, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर, और समटाइम्स हम लोग इसको ग्लास में लेते हैं, मतलब जानबूझ के हम लोग इसको ग्लास का क्रिएट करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न वाई वी टेक इट एज अ ग्लास, क्योंकि ग्लास इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग इससे कंडक्शन एलिमिनेट करते हैं। सेकेंड चीज़, इसके अंदर जो स्पेस है ना, स्पेस वो हॉलो होता है। दैट मीन्स अंदर कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं उसको बाहर निकालने वाला हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू इवैक्यूएट एवरीथिंग इनसाइड इट, वैक्यूम लगा के। सो आई विल गेट इट एज इवैक्यूएटेड स्पेस। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इवैक्यूएटेड स्पेस? सो इवैक्यूएटेड स्पेस एलिमिनेट करता है, यस, अगर मटेरियल ही नहीं है, फ्लो होने के लिए एयर ही नहीं है, तो कन्वेक्शन होगा क्या? तो कन्वेक्शन भी नहीं होगा। तो जो भी हीट ट्रांसफ़र होएगी वो हीट ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के वे से होगा। सो उसने मेटल के जगह अगर ग्लास कंसिडर किया, और आइडियल कंसिडरेशन के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे ग्लास कंसिडर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे परफेक्ट, मतलब कंडक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर मैं इवैक्यूएटेड स्पेस लूँगा तो मुझे क्या एलिमिनेट करके मिलेगा? मुझे कन्वेक्शन एलिमिनेट करके मिलेगा। सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज़ दैट, अगर मैं डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर ले लूँगा और ग्लास स्पीयर कास्टिंग करके इनको बना सकते हैं, देन इवैक्यूएटेड स्पेस। ये क्यों लिया इवैक्यूएटेड स्पेस? टू एलिमिनेट, रेड में तुम लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है, ये जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है ये सारी चीज़ें, बट टू एलिमिनेट कन्वेक्शन। एंड डबल वॉल्ड ये क्या करता है? ग्लास टू स्पीयर टू एलिमिनेट कंडक्शन। सो दिस इज नथिंग बट माई मेटल स्पीयर या फिर ग्लास स्पीयर। अभी इसके अंदर उसने ना एक कोनिकल प्रोजेक्टेड स्पीयर रखा,
प्रिज्म रखा, स्फीयर गलती से बोला मैंने, सो इसके अंदर उसने ऐसे कुछ एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा, so just like that, we don't want that design. So what he did, he introduced inside it a conical projected prism. ये इसका पर्पस क्या होता है पता है, ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो अंदर का सरफेस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अंदर का सरफेस उसने ये किया, कोटेड किया, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पेंट के साथ एक पेंट कर दिया। बट जो पेंट था वो तुम्हारा नॉर्मल पेंट नहीं था, वो पेंट था लैम्प ब्लैक पेंट। सो अंदर वाले सेक्शन में यू कैन से, ये वाले सेक्शन में उसने कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक किया, कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक। And you know the interesting thing about this particular lamp black painting, lamp black जो भी कलर है उसका, it absorbs 98% radiation. So you can say that it absorbs 98% radiations. So it absorbs 98% radiations. सो आई होप तुमको डायग्राम समझ रहा है। अभी देखो ध्यान से क्या होने वाला है, अभी विजुअलाइज करते हैं कि बाहर से एक रे आने वाला है, या फिर हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन आने वाला है। सो लेट्स से बाहर से ये जो अंदर आ रहा है, दिस इज़ नथिंग बट इंसिडेंट रेडिएशन। सो ये हुआ मेरा इंसिडेंट रेडिएशन। अभी ये हीट का रेडिएशन क्या होगा, जैसे वो कोनिकल प्रोजेक्टेड प्रिज्म के ऊपर गिरेगा वो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके स्ट्राइक हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके हो जाएगा लैम्प ब्लैक कोटिंग के ऊपर, है कि नहीं। तो जैसे ही लैम्प ब्लैक कोटिंग के ऊपर होता है, तो एज द लैम्प ब्लैक हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, लाइक 98% रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो अभी विजुअलाइज करो, अपने पास आया था 100%, उसमें से एब्जॉर्ब कितना हो रहा है यहाँ पे 98%, बचा कितना 2%। अभी अगर ये 2% रेडिएशन ऊपर चला जाएगा, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ऑलरेडी बचा कितना था अपने पास, 2% बचा था, ओके। सो वी गेट 2% ओवर हियर। अभी यहाँ पे जैसे ही वो स्ट्राइक होगा तो 2% का 98% एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। तो फिर 2% का 98% एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी बचेगा वो आगे और जाएगा। तो अभी समझो वो आगे और गया, समवॉट लाइक दिस, हाँ। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अभी आगे जाने के बाद उसका 98% एब्जॉर्ब हो गया, अभी ये और आगे जाएगा। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है पता है, एट द एंड सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि देखो ना 100 का 98% बचा 2%, उसका 98% तो और 0.00 छोटा नंबर हो जाएगा, उसका और 98% मतलब और छोटा नंबर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमें धीरे धीरे सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कंडीशन में मिल जाता है कि नहीं। गिव मी अ मिनट। सॉरी अबाउट द नॉइज गाइस, ओके। सो लेट अस कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि एंटायर ओवरऑल जो भी मेरा रेडिएशन था, सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई। आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ गया कि कैसे सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फेरी ने क्या किया, फेरी ने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इवैक्यूएटेड चेम्बर लिया है, ये दिस इज इवैक्यूएटेड चेम्बर, है ना। इवैक्यूएटेड स्पेस क्या करता है, कन्वेक्शन एलिमिनेट करता है। फिर उसने क्या किया, अगर ग्लास पियर लिया उसने तो वो एलिमिनेट क्या करता है, कंडक्शन करता है। मेटल में सम अमाउंट में कंडक्शन हो जाता है, बट ड्यू टू द इवैक्यूएटेड चेम्बर प्रोसेस फर्दर स्लो हो जाता है। अभी देखो आगे क्या होने वाला है,
कि जैसे मैं इंसिडेंट रेडिएशन करता हूँ तो ये इंसिडेंट रेडिएशन इस कोनिकल प्रोजेक्टेड प्रिज्म पे स्ट्राइक होता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लैम्प ब्लैक सरफेस पे गिरता है एंड लैम्प ब्लैक सरफेस हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब 98% रेडिएशन। तो बचेगा कितना? 2%। ये 2% ऊपर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर स्ट्राइक हो जाएगा एंड धीरे धीरे एंटायर 100% लाइट विल बी एब्सॉर्ब, लाइट बोल रहा हूँ, रेडिएशन विल बी एब्सॉर्ब, है कि नहीं? सो दैट्स हाउ यू गेट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्योंकि धीरे धीरे क्यों ना हो बट तुम लोगों ने 100% एब्जॉर्प्शन अचीव कर लिया। दैट इज यू हैव अचीव्ड दैट ए इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे मैंने एक पेंट के बारे में बताया आपको, लैम्प ब्लैक। दिस इज होमवर्क टाइप क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई डोंट यू स्टडी? नोट में लिखता हूँ मैं इसको, नोट क्यों, होमवर्क लिखता हूँ। I want you to research on one such interesting material. Just like lamp black, it is known as Venta black. Okay, this is so interesting material, and there is a reason why I am saying this particular material is that कि क्यों ना मैं आपको इसका surface show ही कर देता हूँ. Let me show you how Venta black surface look. So if I search Venta black, okay, and if we see image of that particular surface, okay, where is that surface? Over here it is not available. We'll see for some other resource. Okay, now if you can see on your screen, this particular structure is actually a 3D sphere. Okay, but as it is so dark, हाँ इतना डार्क होता है वो कि इवन लाइट भी बेंड नहीं हो पाती उसके एजेस पे, इसलिए हम लोग को शैडो ही नहीं मिल पा रही है, या फिर मुझे कर्व ही पता नहीं चल रहा है. सो इट अपीयर्स टू बी 2D बट इट इज़ नॉट एक्चुअली 2D. ओके, इट इज़ 3D. ओके, स्पीयर है. क्यों ना हम लोग और क्यों ना तुम इसके ऊपर और रिसर्च करो. And even though it is they are saying like कि this is in Venta black, this is not pure Venta black. Okay, जो गाड़ी को पेंट किया है ना उन्होंने वो, this is pure Venta black, ये वाला structure. Okay, they have very big detail about दिस पर्टिकुलर थिंग. उन्होंने विकीपीडिया पे भी देखो मेंशन किया है कि BMW Venta black एडिशन, Venta black is costlier and that is why lamp black is preferred in the making of that particular object. तो अभी हम लोग तुम्हें इसके ऊपर रिसर्च करना है Venta black के ऊपर. We will move to the next topic now. नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग कुछ इस तरह से है. स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन in terms of wavelength. Now what I am going to do is that मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाई एक्सिस पे प्लॉट करूँगा एंड वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे पास करूँगा और प्लॉट करूँगा. क्या बोला मैंने? इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस. यू गेट अ ग्राफ विच लुक्स लाइक दिस. ओके, so this is how you get that particular graph. So on the y-axis you have intensity of radiation and on the x-axis you have wavelength. Now what we are going to do is that we are going to actually vary the wavelength, and as per the size of the wavelength
we are going to see what will be the changes in the radiation emitted by that particular object. समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करने वाले, पहली बात तो दो चीज़ें वेरी करने वाले, एक चीज़ वेरी करने वाले टेम्परेचर और दूसरी चीज़ वेवलेंथ में. वेवलेंथ कैसे वेरी कर सकते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी की मदद से. और जैसे ही हम लोग वेवलेंथ वेरी करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि हमें ग्राफ कैसे मिलता है. तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें एंड इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें. तो इनिशियली लेट अस टेक वन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन. तो अपना ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है. जब मेरा समझो मेरे पास एक बॉडी है, ओके. तो ये बॉडी है ना, एक पर्टिकुलर समझो ब्लैक बॉडी लिया मैंने, ब्लैक बॉडी नहीं लेते, कोई और बॉडी लेते. तो इस बॉडी को मैंने 1000 केल्विन तक हीट किया है. तो ये जब 1000 केल्विन पे हीट होता है तो वो बॉडी रेडिएशन देना चालू करता है. समझो ये बॉडी है, बॉडी को मैंने हीट किया है तो नाउ इट विल एमिट सम रेडिएशन. बराबर. हम इस रेडिएशन के ऊपर स्टडी कर सकते हैं. तो मैंने एक रेडिएशन को पकड़ा, उसका वेवलेंथ प्लॉट किया, तो मुझे कैलकुलेट किया, तो मुझे वेवलेंथ मिला लैम्बडा. बराबर. याद रखना ये वेवलेंथ कितने केल्विन के लिए था? 1000 केल्विन के लिए. तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की बात हो रही है मेरी, ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो ये 1000 केल्विन वाला जो भी वेवलेंथ है, मैंने उसको वेवलेंथ को पकड़ा, फिर मैंने क्या किया, मैंने उस फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाने की कोशिश की विद सम डिफरेंट apparatus, और उसके मदद से मुझे लैम्बडा के भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिले. लाइक लैम्बडा 1 मिला, देन लैम्बडा 2 मिला, लैम्बडा 3 मिला. तो मैंने क्या किया, वो सारे वैल्यूज़ को ऑन द वाई एक्स एक्सिस प्लॉट किया. तो मैंने उन सारे वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और उसी के मदद से मैंने देखा कि उसी वेवलेंथ पे इंटेंसिटी की कितना होता है या फिर वाई एक्सिस कितना वैल्यू देता है. सो आई गॉट अ ग्राफ लाइक दिस, somewhat like this. Now this particular graph is true for 1000 Kelvin. But what if I increase the temperature? याद रखना. और एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना कि if you observe carefully ना, तो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर टॉप पॉइंट? चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर देखते हैं ताकि तुम लोग को दिख सके वो. ओके, दिस इज टॉप पॉइंट. एक वेवलेंथ का सर्टन वैल्यू जिसके लिए तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है. कैन यू सी, यू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कर्व. अभी क्यों ना मैं एक और टेम्परेचर ले लो, लाइक आई विल इंक्रीज दिस टेम्परेचर टू न्यू वैल्यू 1250. सो एज सुन एज आई डू दैट आई गेट ग्राफ अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस. सो अपना पहला जो ग्राफ था वो पहला ग्राफ थाउजेंड केल्विन के लिए था. सो okay, so we got our initial graph for 1000 Kelvin. So let me denote that like this. So we got it for 1000 Kelvin and then we got it for 1250 Kelvin. So I am going to increase that my temperatures with a value of 250. Do you notice one more interesting thing? ये जो अभी जो टॉप का पॉइंट है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ना. पहले कैसे था देखो, पहले यहाँ पे था, अभी थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है वो. Now why don't I plot it for one more temperature, that is 1500 Kelvin, या फिर 1450 Kelvin. So if I plot it for 1500 Kelvin, I get a curve like this. Okay. Okay, so we get a graph like this. And even in this particular diagram you will realize that the top point is moving towards left. Okay, and this is for my temperature 1500 Kelvin. Why don't we increase the temperature a little bit further? Why don't we move it a little bit up, 1750, and if you move it to that particular location you get a graph like this. Okay,
So our graph is done and we get this particular temperature as 1750 Kelvin. And you do realize, right, कि in this particular case also our top point is shifted towards left. So why don't I join our top point with a line? And then you realize that this point is clearly shifting towards left, है ना. तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है ना, उसी चीज़ को नोटिस किया एक साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट का नाम था वेन्स है ना. और वो वेन्स ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू वेन हमारा लॉ कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, देखो. सो वेन्स गिव पर्टिकुलर लॉ नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लॉ डज इज दैट कि वो बोलता है कि जैसे जैसे तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 1000 से 1250 गए, 1500 से 17500 गए, तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे तुम लोग वेरी कर रहे थे, देन हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो लैम्बडा का वैल्यू है ना, दिस लैम्बडा दैट वी आर गेटिंग पर्टिकुलरली, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये लैम्बडा का वैल्यू पहले इतना था, बाद में इतना हो रहा है, बाद में और कम हो रहा है, ऊपर जाओगे तो वो और कम हो रहा है. देखा, इनिशियली इतना था, ऊपर गए तो और कम हो रहा है. दैट मीन्स एक चीज़ सिंपल सी नोट डाउन हो जाती है कि लैम्बडा का मैक्स वैल्यू शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, एक्चुअली दिस इज नॉट लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है. सो बट यू कैन कॉल इट एज लैम्बडा एट मैक्स, ऐसे लिखेंगे हम लोग. तो लैम्बडा एट मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन यू हैव टू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट. सो लैम्बडा at max will become equal to b by t, where this b is what we call as Wien's constant. So this b is Wien's constant and इसका वैल्यू होता है 2.898 into 10 raised to minus 3 mk, where m is nothing but meter Kelvin. This is not milli Kelvin, this is meter dash Kelvin. So if you want I can write it like this, meter Kelvin. एक और चीज़, इसका स्टेटमेंट होगा ना कुछ तो, सो वी शुड राइट दैट स्टेटमेंट फर्स्ट. सो ये सारी चीज़ें थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग. एंड व्हाट डज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेज? सो द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम. देखो, the wavelength मतलब the wavelength for which emissive power E is maximum. समझा? ये emissive power है ना, रेडिएशन, ऐसा वेवलेंथ जिसके लिए एमिसिव पावर मैक्सिमम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट: द वेवलेंथ for which emissive पावर मतलब कितना एमिट कर सकती है कोई बॉडी. जैसे कि ब्लैक बॉडी को मैंने हीट किया था तो वो कितना रेडिएशन के साथ चीज़ों को एमिट कर पाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर. अभी ये एमिसिव पावर के बारे में और चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. सो द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर of black body is maximum is inversely proportional to, ये वेवलेंथ की बात हो रही है, is inversely proportional to the absolute टेम्परेचर. एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में. सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी.
अभी ये चीज़ों को थोड़ा हम लोग ज़्यादा नीचे लेके गए थे तो और ऊपर लेके आता है. सो दिस इज़ हाउ वी गेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. एक एक दो चीज़ें और समझो, इस ग्राफ से हमें क्या क्या और अंडरस्टैंड हुआ है. तो एक चीज़ तो अंडरस्टैंड जो हुई है वो ये है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ पे भी वो यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पे भी वो यूनिफॉर्म नहीं है, और यहाँ पे भी यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये जो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज एनर्जी distribution curve. So what I say, energy distribution curve is continue to be non-uniform, है ना. Then next चीज, at higher temperature total energy emitted per second, वो जाने दो, वो हम लोग जब डेफिनेशन देखते तो वो दिखते. अभी तक डेफिनेशन हम लोगों ने एमिसिव पावर का पढ़ा नहीं तो ये चीज़ नहीं समझेगी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमिसिव पावर. Let us start with this topic. This is nothing but emissive power. It is important concept है, ध्यान से याद रखो. तो emissive power का definition होता है the quantity of radiant energy emitted by the body per unit time per unit surface area of the body at that temperature. So मैं पहले definition लिखता हूँ, then मैं तुम लोग को formula के साथ उसको explain करूँगा. So emissive power is, it is quantity of radiant energy emitted by the body per unit surface area per unit time okay. So radiant energy, it is quantity of radiant energy emitted by the body per unit surface area per unit time at that temperature, at that temperature. तो अभी विजुअलाइज करते हैं. समझो मेरे पास एक बॉडी है और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का एनर्जी लूज कर रही है. सो उस एनर्जी को मैं डिनोट करूँगा Q से. ये Q पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. समझा मैंने क्या बोला? Q अपॉन AT. दिस विल बी इक्वल टू एमिसिव पावर. अभी देखो डेफिनेशन, द रेडियंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज एमिसिव पावर. हाँ, अभी देखो जब मैंने तुम्हें कंडक्शन सिखाया था तो हम लोग Q यूज़ करते थे, बट वो Q को हम लोग वॉट में कंसिडर करते थे. यहाँ पे जो Q यूज़ किया है वो जूल में कंसिडर करेंगे क्योंकि उन्होंने इसको रेडियंट एनर्जी बोला है. क्या बोला है इसको? रेडियंट एनर्जी. तो क्यों ना इस रेडियंट एनर्जी को हम लोग कुछ अलग सिंबल से डिनोट करेंगे ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो. Q डैश किसे डिनोट करें? Q डैश. सो वेयर Q डैश इज नथिंग बट Q डैश इज योर radiant energy. So what is the unit of radiant energy? Isn't it joule? Then A is nothing but my surface area. What is unit of surface area? Isn't it meter square? Then T is nothing but time. What is unit of time? Isn't it second? So you get something like this. The unit of E will be equal to joule per meter square per second. But this joule per second is nothing but watt, right? So you can write it as watt per meter square. And if you want to write its dimension, then its dimension is also easy. खाली एनर्जी का डायमेंशन पुट करो, मीटर स्क्वायर पुट करो, सेकेंड पुट करो. Why don't you write its dimension on your own? So once you find its dimension, you get dimension of emissive power as m1 L0 t raised to -3. ओके. और एक चीज़, एमिसिव पावर कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है? तो ये चीज़ें याद रखना. एमिसिव पावर डिपेंड होती है सरफेस एरिया पे. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी कम
एमिसिविटी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना, जितना कम सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एमिसिव पावर। टाइम के ऊपर डिपेंड होती है इन्वर्सली, देन क्यू रेडिएंट एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है, और एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट नेचर ऑफ द सराउंडिंग या फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। क्योंकि देखो विजुअलाइज करो ना, अगर सराउंडिंग तुम्हारी हीट लेना ही नहीं चाहता तो तुम्हारी बॉडी एमिट करके फ़ायदा क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब तक बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सॉरी अबाउट दैट, जब तक बॉडी एमिट नहीं कर पाएगी, कब तक एमिट नहीं कर पाएगी? जब तक सराउंडिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो सराउंडिंग जब एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है तभी बॉडी एमिट कर पाएगी। सो कैन यू से ई डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स? सो ई डिपेंड्स ऑन following factors, okay, and these factors are namely like this, okay. So the first factor is temperature of the body, second factor is nature of the body, body कैसा है, nature of body, third factor is surface of the body, fourth factor is नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ रही है। तो हमें सराउंडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। अच्छा, बाय द वे मैं एमिट बहुत बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट ये एमिट कंसेप्ट आया कहाँ से? तो एमिशन पहले क्या होता है वो समझो। हर वो बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है एमिट करेगी। मतलब समझो ना, एक बॉडी है मेरे पास एंड ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करती है, ओके, इट इज़ एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ हीट। अरे भाई, बट ये हीट एब्जॉर्ब करके करेगी क्या? अपने पास रखेगी? तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर ये बॉडी जो भी एब्जॉर्ब किया हुआ हीट अगर अपने पास ही रखती तो वो कंटिन्यूसली हॉट रहती, उसका टेम्परेचर कभी ड्रॉप ही नहीं होता। बट ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी होता है, नहीं होता, ऐसा है कि नहीं? रियल लाइफ में यू विल रियलाइज कि अगर तुम बॉडी को ऐसे ही पुट करोगे तो आफ्टर सम टाइम वो बॉडी हीट सराउंडिंग को देती है एंड वो ठंडी हो जाती है। दैट मीन्स उसने हीट एब्जॉर्ब किया एंड ये जो बाहर की तरफ देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमिट करना। ओके, सो आई कैन से दैट, आई कैन गिव यू अ नोट एंड कंक्लूड दैट every body that absorbs emits radiation। समझ रहे हो? तो जो भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो एमिट करेगी रेडिएशन। इट इवन इंक्लूड ब्लैक बॉडी। मतलब एवरी बॉडी बोला तो ब्लैक बॉडी आएगा ही, बट फिर भी अगर किसी क्यूरियस माइंड को क्वेश्चन हुआ तो उसके लिए, अगर हाँ तू ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रहा है तो ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना एमिट करेगी ही। अभी क्यों ना हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करें एंड एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर आता है, उस फैक्टर को समझे। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वैसे ही एक और कोएफिशिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। Okay, let's study that particular concept. So now we are going to study coefficient of emission. Okay, so this coefficient of emission का दूसरा नाम है emissivity। इसको स्मॉल ई से भी डिनोट करते, बट वी विल बी डिनोटिंग बाय एप्सिलॉन। ओके, वे एप्सिलॉन बोलोगे तो परमिटिविटी याद आएगा, ठीक है चलेगा, स्मॉल ई लिखते हैं, इसको एप्सिलॉन और ई से डिनोट करते हैं। मुझे तो एप्सिलॉन ही पसंद है। सो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? अगर तुम लोग किसी भी बॉडी के एमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से डिवाइड करोगे, समझा? E is nothing but emissive power of ordinary body at a given temperature, and EB is emissive power of a perfectly black body at the same given temperature। फर्क समझ लो, ये चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने? E क्या होता है? इट इज एमिसिविटी ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी
सॉरी ई एमिसिविटी नहीं है, एमिसिव पावर है, एप्सिलॉन एमिसिविटी है. सो ई इज emissive power of ordinary body at a given temperature, and EB is emissive power of perfect black body at same given temperature. So if I take ratio of these two quantity, I will get the final answer. Okay, अभी दो तीन चीज़ें याद रखना. जो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो 100% एब्जॉर्ब करती है, तो एमिट भी क्या करेगी, 100% करेगी. सो आई कैन से दैट फॉर ब्लैक बॉडी, या फिर यू कैन से परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एज उसका ए का वैल्यू 1 था, एप्सिलॉन का वैल्यू भी क्या होगा, 1. ओके, देन नेक्स्ट फॉर परफेक्टली वाइड बॉडी. अरे बट परफेक्टली वाइड बॉडी तो सारी की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है ना, वो कोई चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं करती. तो अगर वो कोई चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो एमिट भी नहीं करेगी. एंड फॉर ऑल अदर ऑर्डिनरी बॉडीज, फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज एप्सिलॉन का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा बट 1 से कम होगा. दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन का कंडीशन, दैट इज एमिसिविटी का कंडीशन. ओके, सो ये चीज़ याद रखना. क्या बोला मैंने, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, एवरी बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एमिट्स रेडिएशन, है ना. या फिर इसको अदर वर्ड में कैसे बोल सकते हैं हम लोग, गुड एब्जॉर्बर is good emitter of heat, is good emitter of heat. And this is how you get our note. आई होप तुमको ये सारी चीज़ें समझ रही है. अभी आगे जाके हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन करने वाले, जो है एक्चुअली एकदम सिंपल. मतलब इट्स नॉट दैट टफ, मतलब प्रूव करने के लिए टफ नहीं है, लॉजिकली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज़ व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स थियोरेटिकल प्रूफ. याद रखना, मैं ना थियोरेटिकल प्रूफ यूज कर रहा हूँ. देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम यूजिंग द वर्ड थियोरेटिकल. दैट मीन्स इन रियलिटी दिस पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी अचीव्ड, या फिर प्रैक्टिकली ये चीज़ को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो लेट्स राइट द हेडिंग. इट इज़ व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ law of radiation and its theoretical proof. तो पहले लॉ तो लिखना पड़ेगा. लॉ बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट अ गिवन टेम्परेचर. क्या बोलता है लॉ? सो लॉ कुछ इस तरह से बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किससे डिनोट करते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को? यस, ए से. तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट एनी given temperature. So it is equal to at any given temperature. So you can write it like this. You can write that A is equal to A.
अभी ई नहीं, हम लोगों ने इसको एप्सिलॉन बोला है तो क्यों ना हम लोग एप्सिलॉन लिखे। सो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एमिशन को। अभी ये प्रूफ चालू करने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको हम बोलते हैं थियोरेटिकली प्रूफ। दैट मीन्स ऐसा कोई भी प्रूफ एग्जिस्ट, मतलब इन रियलिटी ये हम लोग एग्जिबिट नहीं कर सकते। उसका रीज़न तुम मुझे बताना। अभी समझो, विजुअलाइज करो, तुम्हारे पास एक सिस्टम है, okay, so we got this particular system. So I have made a vessel which looks like this, okay? और ये जो है ना, ये पर्टिकुलर वेसल है ना, वो मैंने कुछ इस तरह बनाया है कि it does not give out any heat to outside, neither it gives out some heat, neither it absorbs heat from outside। मतलब बेसिकली मैंने इसको इंसुलेटेड किया है। क्या किया है? इसको इंसुलेट किया है। सो थर्मल इंसुलेशन बोलते हैं हम लोग इसको। और ये थर्मल इंसुलेशन ना एकदम परफेक्ट है, और यही रीज़न है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इन प्रैक्टिकल हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा थर्मल इंसुलेशन नहीं है जो एग्जैक्ट परफेक्ट काम करता है। क्योंकि ये थर्मल इंसुलेशन क्या करता है पता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, ये बाहर ज़ीरो हीट जाने देता है। सो हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो कर देता है। बट इन रियलिटी ऐसा होता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ? सो ये जो चीज़ दी है मुझे, वो क्या है? दिस इज़ नथिंग बट माई थर्मल इंसुलेशन। Now let us consider two bodies in the system. Okay, so okay, so we have two bodies with us. One of them is ordinary body and the other is black body. Now to show this particular black body, why don't we modify it? ओके, सो दिस इज आवर ब्लैक बॉडी। तो एक ऑर्डिनरी बॉडी है अपने पास, और एक कौन सा बॉडी है? एक ब्लैक बॉडी अवेलेबल है। नाउ विजुअलाइज करो क्या होता है कि समझो ब्लैक बॉडी ने एमिट किया है 100% हीट को। कितना हीट एमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी? 100% को। तो ये 100% हीट जा रहा है, और अभी क्या होगा? ये 100% हीट बाहर तो नहीं जा सकता। क्यों बाहर नहीं जा रहा है? क्योंकि तूने परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन लगाया है। तो एज देयर इज थर्मल इंसुलेशन, ये हीट बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा है, तो ये अंदर के अंदर घूम रहा है हीट। अभी उसमें से कुछ हीट ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। सो ऑर्डिनरी बॉडी विल एब्जॉर्ब द हीट। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ऑर्डिनरी बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं करता। ऑर्डिनरी बॉडी अपने पास जो है वो सिर्फ 70% एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ऑर्डिनरी बॉडी 70% एब्जॉर्ब कर रहा है तो 30% अभी भी हवा में घूम रहा है। ऑर्डिनरी बॉडी ने कितना लिया? 70%। हवा में कितना घूम रहा है? 30%। अभी ऑर्डिनरी बॉडी जितना हीट लेगा उतना आउट में देगा, दैट इज़ वो सराउंडिंग में देगा, है कि नहीं? ये किसने बोला था? मैं नहीं बोल रहा हूँ, किरचॉफ बोल रहा है। वही तो लॉ है, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा। सो अगर वो 70% ले रहा है तो कितना देगा? 70%। अभी ये 70% बाहर आ गया। अभी ये 70% और ऑलरेडी जो 30% था वो कितना हुआ टोटल? 100%। तो ये 100% अभी कौन लेगा?
ब्लैक बॉडी, तो ये ब्लैक बॉडी 100% लेने के बाद में कितना बाहर देगा, फिर से 100%, और यही साइकिल कंटिन्यूसली चालू रहेगी। अब इन रियलिटी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होता रहेगा, तो आफ्टर सम टाइम ये एक्सपेरिमेंट अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और एक रीज़न है कि ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसका, कि ब्लैक बॉडी कैसे बनाओगे लेबोरेटरी में। मतलब हाँ, मैंने बोला कि फेरिस ब्लैक बॉडी है, बट स्टिल देर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट। हम लोग लैब में ऑलमोस्ट क्लोज बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली परफेक्ट ब्लैक बॉडी किधर पॉसिबल है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो इसका प्रूफ है ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट को कैरी करके होता है, वही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे, वर्ड चेंज करेंगे, पूरा वर्ड के साथ खेलना है इसका डेरिवेशन मतलब। तो देखो कैसे लिखता हूँ मैं। तो पहला स्टेटमेंट आएगा एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय perfectly black body will be equal to energy absorbed per unit time by perfectly black body। तो बेसिकली एनर्जी बात कर रहा हूँ मैं, हमें प्रूफ एमिसिविटी करना है, एब्जॉर्प्टिविटी। एनर्जी तो सिंपल लॉजिक है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जितना एनर्जी एमिट करेगा उतना ही एनर्जी क्या करेगा ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्ब करेगा। 100% एमिट कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी कितना करेगा, 100% करेगा। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब समझ ले। अभी याद करो, सॉरी, डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला जहाँ पे हम लोगों ने ई का फॉर्मूला लिखा था, समवॉट लाइक दिस, ई इज इक्वल टू क्यू बाई ए टी। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो मैं इसको ई भी लिखूंगा, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेटमेंट में क्या बोला है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स मुझे क्यू बाई टी चाहिए, राइट। तो मैं क्यू बाई टी को एक तरफ रखता हूँ। सो व्हाट विल आई गेट क्यू बाई टी एज, आई विल गेट क्यू बाई टी एज ई बी इंटू ए, राइट गाइज। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ई बी इंटू ए पुट करूँगा। जस्ट लाइक दैट राइट हैंड साइड पे ए आता है, आई राइट दैट फॉर यू। सो तेरा मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगा ई बी इंटू ए, दैट वुड बी इक्वल टू, अभी एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए क्यू। दिस इज द फॉर्मूला, इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट यू कैन राइट इट, यू कैन रिमेंबर इट एज इट इज। क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला, ए क्यू। क्या फॉर्मूला है, ए क्यू, वेयर ए इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बट फॉर ब्लैक बॉडी this a will be equal to 1, है कि नहीं। एंड दैट इज वाई ये जो a दिख रहा है तुम लोगों को, इसके जगह मैं 1 पुट करूंगा। सो आई विल गेट ई बी ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए क्यू। शायद कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होती है ना, क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो मुझे ए कट करके मिल गया। once I cut down the a, I get something like this, I get it as EB is equal to Q। let this be equation number 1। I hope तुमको ये अच्छे से समझ रहा है मैंने क्या लिखा है वो। अभी यही चीज़, यही सेम एग्जैक्टली चीज़ मैं कॉपी करने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला कि जैसे स्टेटमेंट 1 कॉपी किया है वैसा एग्जैक्ट मैं स्टेटमेंट 2 लिखूँगा। ओके, सो दिस इज I've copied it, then I'm going to just paste it। फ़र्क इतना सा होगा, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहाँ पे आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी रिमूव करोगे
और लिखोगे बाय ऑर्डिनरी बॉडी। समझा? तो जो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का वर्ड था वो किससे रिप्लेस होने वाला है? ऑर्डिनरी बॉडी। क्योंकि पहले मैंने किसके बारे में सोचा था? ब्लैक बॉडी। अभी किसके बारे में सोच रहा हूँ? ऑर्डिनरी बॉडी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय, लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग्स टू, बाय ऑर्डिनरी बॉडी। अच्छा, मतलब अगर मेरा ऑर्डिनरी बॉडी 70% एमिट करता है तो वो एब्जॉर्ब भी कितना करेगा? 70%। बट ये तो एमिसिविटी के टर्म्स में, अभी मैं किसके टर्म्स में बात कर रहा हूँ? एमिशन, एनर्जी, बराबर ना? एंड एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो हम लोग ने स्कूल से सुना है, तो स्कूल से सुना है तो राइट ही होगा, बराबर ना? जो कि स्कूल में पढ़ाया वो राइट है। हमने वो टाइम पे कभी पूछा नहीं कि क्यों ऐसा। सो ई बी इज इक्वल टू क्यू। अभी देखो यहाँ पे क्या चीज़ें मॉडिफाई होगी। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू बाई टी था ई बी इंटू ए, बट यहाँ पे ई बी नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली ई इंटू ए होगा। क्योंकि अभी तो ब्लैक बॉडी के बारे में नहीं बात कर रहा है, तो किस बॉडी के बारे में बात कर रहा है? तो बात कर रहा है ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में। फिर सेकेंड चीज़, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था? ए क्यू। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी, यहाँ पे भी मैं राइट हैंड साइड पे वही लिखूंगा, ए क्यू। बट यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ए का कुछ वैल्यू एग्जिस्ट है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैंसल दिस थिंग्स आउट। सो लेट्स कैंसल आउट ए, बराबर। अभी मुझे क्या मिला? मुझे एक सिंपल सा फैक्टर मिला, दैट ई इज इक्वल टू ए क्यू। बट देन आई रियलाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट ई बी इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ए इंटू ई बी। मैंने क्यू के जगह क्या लिखा? ई बी लिखा। सो I can write this from equation number 1. So what I am going to do is that I am going to write it further, that this is E by EB will be equal to A. But E by EB क्या था? याद करो ज़रा। Emissive power of the body per unit, emissive power of the black body is nothing but emissivity, है ना? So emissivity को हम लोगों ने epsilon naught की तरह याद रखा है. So let me write it as epsilon naught. And this is how, my friend, you have just proved A is equal to epsilon, that is emissive power नहीं, absorptivity of the black body is equal to emissivity of the black body, या फिर absorptivity of the ordinary body is equal to emissivity of the ordinary body. So ये किसी भी चीज़ के लिए qualified हो सकता है. Once this is over, we will be starting with the new law, that is what we call as Stephen's law of radiation. देखो, हम लोगों ने कंडक्शन में किरचॉफ लॉ देखा, कन्वेक्शन में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ देखा, क्योंकि न्यूटन ने कंट्रीब्यूशन किया है. जस्ट लाइक दैट रेडिएशन भी एक पर्टिकुलर टाइप का लॉ फॉलो करता है, एंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज व्हाट वी कॉल एज Stephen's law of radiation. Actually, there were two scientists who combined gave this particular law. One of them was Stephen, the other was Boltzmann, but still this particular law is commonly known as Stephen's law. Okay, poor little Boltzmann. Let's continue with that particular law. So this is our heading, Stephen's law of radiation. So according to this particular law, what this particular law says that कि emissive power of black body is directly proportional to temperature raised to 4. क्या बोलता है ये law? Emissive power of the black body is directly proportional to 4th power of the temperature. हाँ, तो अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई आई कैन इंट्रोड्यूस कांस्टेंट एज सिग्मा. दिस सिग्मा, माय फ्रेंड, इज व्हाट वी कॉल एज स्टीफन्स कांस्टेंट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टीफन्स कांस्टेंट. और इस स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है, एंड दिस वैल्यू इज and that value is sigma is equal to 5.67
into 10 raised to minus 8, okay, watt per meter square Kelvin raised to 4. You can find out this unit also. कैसे? सिग्मा को एक तरफ रखोगे तुम लोग, तो सिग्मा को एक तरफ रखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बी बाई टी रेस टू 4. बट ई बी क्या था? ई बी तो वॉट पर मीटर स्क्वायर था, याद आ रहा है? यूनिट चेक करो पीछे जाके वीडियो में. एंड टेम्परेचर रेस टू 4 विल बी केल्विन रेस टू 4, एंड दैट इज हाउ माई फ्रेंड यू गेट वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इट्स डायमेंशन फ्रॉम द यूनिट्स. तो ये ई बी की चीज़ हुई. बट देन यू रियलाइज ई बी को तो सर हम लोग ऐसे लिखते थे ना, दैट इज क्यू बाय 80. So you can keep q at a single side and then can take 80 at the left hand side. So ये q by t लिखता हूँ मैं, एंड मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा ए टी रेज टू 4. तो q by t क्या होता है? वॉट होता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे. तो अभी मैं इसको वॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे फॉर्मूला को. q by t क्या होता है? वॉट होता है. इसको मैं चाहिए तो सिंपली q डैश भी लिख सकता हूँ, या फिर कुछ अलग क्वांटिटी अगर तुम लोग को चाहिए तो वो भी ले सकते हो. सो q by t इज नथिंग बट सिग्मा ए टी रेज टू 4. क्लियर हो रही है चीज़ें ये सारी? बट डोंट फॉरगेट वन थिंग. क्या तुम लोग को ये चीज़ पता है? अभी ये तुम लोगों ने क्या किया, ये तुम लोगों ने टी रेज टू 4 लिखा. तुम लोगों ने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अचीव करने के लिए सराउंडिंग को निगलेक्ट किया था. निगलेक्टिंग सराउंडिंग. बट अगर मैं सराउंडिंग को निगलेक्ट नहीं करूँगा, उसको कंसिडर करूँगा, उसका टेम्परेचर लूँगा, तो मेरा फॉर्मूला देखो कैसे मॉडिफाई हो जाता है. इट कैन बी ई इज इक्वल टू, सॉरी अबाउट दैट, सो इट कैन बी ई बी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4, वेर टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर. या फिर ई बी के जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? क्यू बाई 80 लिख सकता हूँ. सो क्यू बाई 80 इज सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4. अगर चाहिए तो ये ए को यहाँ से उड़ाएंगे और कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड लिखेंगे. तो मुझे मिलेगा सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4. मिल गया तुम लोग को फॉर्मूला जब मैं कंसिडर करता हूँ सराउंडिंग. सो what I did over here, I have just considered surrounding. Okay, and T0 is surrounding temperature. तो तुम लोग बोलोगे सर लास्ट टाइम तो टी इन्फिनिटी बोला था. वो मैंने नहीं, न्यूटन ने बोला था उसको टी इन्फिनिटी. तुमको अगर चाहिए तो इसको भी तुम लोग टी इन्फिनिटी की तरह कंसिडर कर सकते हो. देयर इज़ नो इशू विद दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, बट डू यू रियलाइज वन थिंग? जो भी मैंने ये दो फार्मूला बनाए नीचे वाले, जो तुम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो, एक फार्मूला है ये वाला, दिस वन ई बी वाला, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट ई बी, एंड द सेकेंड वन इज क्यू बाई टी. हाँ, तो ये जो दोनों फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, ये फार्मूला सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए बना है. अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर करूँगा तो क्या हो जाएगा? तो वो भी तो देखना पड़ेगा हम लोगों को. ऑर्डिनरी बॉडी के लिए फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो रहा है वो भी तो सोचना पड़ेगा. तो क्यों ना हम लोग वो फॉर्मूला भी सोचे. सो लेट्स मेक फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. सो दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज. सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी होता ये है कि अपना टेम्परेचर जो है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, अपना EB has one formula like epsilon is equal to E upon EB, if you remember it correctly, right? So from this particular figure you can say that EB is equal to E upon epsilon, है ना? तो अभी अपना लॉ याद करो क्या था. अपना लॉ में था EB is equal to sigma t raised to 4 minus t naught raised to 4. तो अगर मैं EB के जगह ये चीज़ यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे लॉ कैसे मिलेगा? I will get E divided by epsilon naught is equal to sigma t raised to 4 minus t naught raised to 4, है ना? क्यों ना मैं इस epsilon naught को ये साइड लेके जाऊँ,
तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. आई विल गेट E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T raised to 4 minus T naught raised to 4. Now I want you to consider this formula as general formula. इस फॉर्मूला को मेन फॉर्मूला की तरह कंसीडर करो क्योंकि इसमें सारे केसेस आ जाते हैं. कैसे? देखो, अगर तुमको बोला सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं है तो ये क्वांटिटी को ज़ीरो कर दो, अगर है तो उसमें डाल दो. अगर तुम्हें बोला कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो एप्सिलॉन की जगह 1 डाल दो. जैसे एप्सिलॉन की जगह 1 डाल दोगे तो तुम्हें तो यही फॉर्मूला मिलने वाला है कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. फिर अगर इसको और मॉडिफाई करोगे तो E के जगह Q/T आएगा जो वॉट में होगा और एप्सिलॉन सिग्मा A राइट हैंड साइड चला गया. सो वी विल गेट T raised to 4 minus T naught raised to 4. इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर दिस आई हैव नो इशू, बट वॉट आई मीन कि ये फॉर्मूला रिमेंबर करने से एक बेटर चीज़ है ना कि ये याद रखो एंड ये याद रखो E is Q/AT. तो ये दो फॉर्मूला याद रखोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप तुम लोग मॉडिफाई कर सकते हो, है कि नहीं? हो गया. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज स्टीफन्स लॉ. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक सो मच इन डेप्थ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्योंकि वो तुम लोग को 11th में ऑलरेडी हो चुका है. जस्ट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन 12th somewhat. That is why I am telling you this particular thing. तो न्यूटन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा फास्ट कूल होगी और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो चीज़ें थोड़ा कम कूल होगी, मतलब स्लो हो जाएगी. हाँ, तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का लॉ बोलता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हीट लॉस कर रही है तो क्या हो रही है? कूल हो रही है. तो न्यूटन बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अभी विजुअलाइज करते हैं. एक सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास पानी का बर्तन है. अभी ये पानी का बर्तन मैंने हीट किया है 100 डिग्री सेल्सियस तक. दैट मीन्स वो बॉईल होना चालू हो गया. सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है. तो डिफरेंस कितना हुआ? एक्सेस टेम्परेचर कितना हुआ? एक्सेस टेम्परेचर इज 100 माइनस 30, दैट विल बी नथिंग बट 70. याद रखना अपना एक्सेस टेम्परेचर कितना आ रहा है पहले? 70. सो वी गॉट एक्सेस टेम्परेचर एज 70. तो जब भी ये 70 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम नोटिस करते हैं कि पानी फटाफट ठंडा होना चालू हो जाता है. मतलब पानी अभी 100 डिग्री से 90 डिग्री एकदम फास्ट आएगा, जल्दी कूल हो जाएगा. समझ रहे हो? रेट ऑफ कूलिंग इज फास्ट बिकॉज एक्सेस टेम्परेचर इज फास्ट या फिर एक्सेस टेम्परेचर इज मोर, ओके. बट अगर जैसे ही पानी का टेम्परेचर 80 पे आता है ना, 80 पे, तो हम क्या रियलाइज करते हैं पता है कि अभी एक्सेस टेम्परेचर अगर तुम लोग देखोगे तो एक्सेस टेम्परेचर विल बी नाउ 80 100 नहीं, कितना था अपना? 30 था ना. सो 80 माइनस 30 तो एक्सेस टेम्परेचर क्या हो रहा है? अभी 50 हो रहा है. तो एक्सेस टेम्परेचर कम हो रहा है ना. तो अगर एक्सेस टेम्परेचर कम हो रहा है तो दैट मीन्स पानी भी स्लो ठंडा होगा. दैट मीन्स जब पानी 100 to 90 था, 100 से 90 आ रहा था तो उसको कूल होने के लिए लगे थे 5 मिनट. जब वो 90 to 80 आ रहा था तभी भी 5 मिनट लगने चाहिए थे? नहीं, अभी उसको लगे 6 मिनट. जस्ट लाइक दैट जब वो 80 to 70 आ रहेगा उसको लगेंगे 7 मिनट. आई होप तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं. तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स उसका कूलिंग का रेट क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है. दिस इज़ नथिंग बट वॉट वी कॉल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो इन शॉर्ट इसको देखते हैं हम लोग. So this is what we call as Newton's law of cooling. And what does this Newton's law of cooling says? कि rate of cooling, पहले law लिखते हैं. So this law says that rate of cooling
of the body is directly proportional to the excess temperature of the body, over surrounding. सराउंडिंग के ऊपर कितने से ज़्यादा टेम्परेचर है. So we can write this particular thing like this. So rate है मतलब dq by dt कंसिडर करना पड़ेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो. न्यूटन ने थीटा के टर्म्स में टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया है, वेयर योर थीटा ज़ीरो इज सराउंडिंग टेम्परेचर. And what is theta minus theta 0? It is excess temperature. गाइज कभी कभी ना क्वेश्चन में न्यूटन्स के लॉ के हमें टेम्परेचर का वैल्यू ऐसे देते हैं. दैट मीन्स लेट्स से यू हैव रेंज. सो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज गिवन एज थीटा 1 टू थीटा 2, मतलब 55 टू 45 ऐसे कूल हो रहा है. जैसे मैंने कैसे बोला था, एक टेम्परेचर का रेंज 100 से 90 आ रहा है, 90 से 80, तो एक टेम्परेचर मेरा कितना हो गया, 100 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 90. इसको हम लोग बोलते हैं रेंज. तो अगर रेंज दिया है तो तुम्हें रेंज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो यू कैन राइट थीटा एज एवरेज टेम्परेचर. सो थीटा इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2. ये चीज़ याद रखना है, तुम लोगों को याद रहेगी. सेकेंड चीज़, to remove the proportionality sign you can always introduce constant. So you can write dq by dt is equal to d theta by dt is equal to k theta minus theta 0. By the way guys, ये dq by dt है, ये d theta by dt है. dq by dt is almost equal to d theta by dt. ओके, यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर है, यहाँ पे ऊपर क्या है, हीट ट्रांसफर रेट है. इसका प्रूफ आपको 11th स्टैंडर्ड में था, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. बट हाउ कैन वी फाइंड आउट डी थीटा बाई डी टी? सो डी थीटा बाई डी टी कैन बी फाइंड आउट बाई टेकिंग टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय टाइम. तो तुम्हारे पास दो टेम्परेचर थे, याद है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर ले लूँगा तो आई विल डू इट लाइक दिस. यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 90 बाई 2 एवरेज टेम्परेचर, सो दैट विल बी इक्वल टू 95 समवॉट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 अपॉन जो भी टाइम दिया होगा वो, सो दैट इज 10 बाई टी. एंड दिस इज हाउ माई फ्रेंड वी सॉल्व न्यूटन्स लॉ के सम. So let's end our thermodynamic session. This is how our theory is going to end. We will see numericals in a